हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चंस आस्क्ड हैं 2021 के एग्जाम में सेट नंबर 4, इसको डिस्कस करेंगे। और ये हमारे 10,000 एमसीक्यू कोर्स का पार्ट है और इस क्लास को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई एग्जाम है, पेपर है, डाउट है, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। और आपको पता है मेरे बहुत सारे पेड कोर्सेज जो मैंने बनाए हैं स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर, जैसे कि आपका 10,000 एमसीक्यू कोर्स जिसे आप पढ़ रहे हैं, जीएस कोर्स भी है, आप वैलिडिटी इंक्रीज वगैरह कर सकते हैं। और प्लस एमपीपीसीएस का कोर्स है, यूपीपीसीएस का कोर्स है। अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए परचेज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप कोई भी स्टेट से पढ़ रहे हैं, अगर आप एमपी से पढ़ रहे हैं, यूपी से पढ़ रहे हैं, बिहार से पढ़ रहे हैं, उड़ीसा से पढ़ रहे हैं, तो आप ये कोर्सेज ले सकते हैं। और ये कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ पीसीएस एग्जाम को फोकस करके बनाए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो बाकी तो अदरवाइज आपको 10,000 एमसीक्यू कोर्स ही पढ़ना है। तो चलिए जी, स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मलिक कफूर वॉज द एबल जनरल ऑफ विच दिल्ली सुल्तान। मलिक कफूर जो है ये किसका जो है सुल्तान का सेनापति था। मलिक कफूर जिसे हम और क्या कहते थे, हजार दिनारी के नाम से जानते थे, हजार दिनारी, क्लियर। तो ये जो पर्सन है अलाउद्दीन खिलजी का जो है जनरल है, सेनापति है। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा राजा रहा है जिन्होंने साउथ इंडिया के ऊपर सबसे पहली बार एक्सपेडिशन किया, और साउथ इंडिया में भेजने के लिए कौन गया था, डेट इज मलिक कफूर को भेजा था, ध्यान रखना। और मलिक कफूर ने प्रताप रुद्रदेव जो वारंगल के राजा थे, और वहां से इन्होंने किया कोहिनूर हीरा लिया और किसको आके दे दिया था, डेट इज अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नेम क्या है, अली गुरशप है, आपको पता होगा। इनको सिकंदर सानी भी कहते हैं, सिकंदर सानी। और आपका जो है सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से भी इनको जाना जाता है, सिकंदर सानी और सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं इनको, क्लियर। और प्लस अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म बहुत सारे किए हैं, ऑर्डिनेंसेस इशू करी हैं इन्होंने। और इन्होंने बोला था किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब अगर कोई राजा है तो ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जिसमें जो कैपेबिलिटी होगी राजा बनने की और किंगडम संभालने की, वो किंगडम बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी का टाइटल है। और आपको पता होगा रानी पद्मिनी के लिए जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और राणा रतन देव जी के साथ, उनको धोखे से मारा था। और एक पुस्तक है पद्मावत, जिसमें तीनों पर्सन का जो है आपका कहानी लिखी गई है, और ये लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। और ये मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पुस्तक लिखी थी शेरशाह सूरी के टाइम पे लिखी थी, याद रखना। आंसर नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया सिस्टम भी स्टार्ट किया था। हुलिया मतलब चेहरा, रोल नंबर 1 2 3 ऐसे चेहरा सिस्टम, हुलिया सिस्टम। और आपका दाग सिस्टम मतलब ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस के बारे में स्टार्ट किया था। आंसर नंबर ए। मोहम्मद बिन तुगलक, इनको हम कहते हैं वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। क्यों कहते हैं, क्योंकि अच्छा काम सोचते थे, बुरा हो जाता था। जैसे कि दोआब रीजन के अंदर इन्होंने टैक्स लगाया, क्लियर, और डबल टैक्स लगा दिया, और कैपिटल शिफ्ट कर दी दिल्ली से दौलताबाद, जिसे हम देवगिरी के नाम से भी जानते हैं, क्लियर, क्योंकि मंगोल से बचने के लिए और साउथ इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए। टोकन करेंसी लोगों ने घर पे बनानी स्टार्ट कर दी थी, जो इन्होंने दोबारा से इशू करी थी। इराक के ऊपर अटैक करने की बात करी लेकिन गए नहीं। कुमाऊं हिल्स का अटैक इनके लिए जो है डेंजरस साबित हुआ, क्लियर। तो इन कारणों से जो है इनको वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहते हैं। इनके टाइम पे एक पर्सन आया था जिनका नाम था इबन बतूता, क्लियर। इबन बतूता आया था मोरक्को से, और इबन बतूता मोरक्को से आया था। और इबन बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी, डेट इज रहला, जिसे हम और क्या कहते हैं, सफरनामा के नाम से भी जानते हैं, सफरनामा। और इबन बतूता को अपॉइंट किया गया था काजी ऑफ दिल्ली। काजी ऑफ दिल्ली का मतलब दिल्ली का जो जुडिशियल एक्शन रोल प्ले करते थे। तो आंसर नंबर ए। इब्राहिम लोदी की आपको पता है, इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी, फर्स्ट जो है बैटल ऑफ पानीपत का लड़ाई हुई थी इन्होंने। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 ईस्वी में हुई थी, और किसके साथ हुई थी, डेट इज विद द बाबर, क्लियर। इसमें बाबर जीता था क्योंकि बाबर तोपखाना लेके आया था। बलबन की बात करते हैं। बलबन जो है आपका जो है ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। बलबन जो है एक ऐसा राजा है जिन्होंने आते ही जो है चालीसा ग्रुप को खत्म किया था, और ये चालीसा मेंबर का खुद मेंबर था। चालीसा वो होते थे जो आगे किंग को चुनते थे, आते ही किंग बनते ही इन्होंने चालीसा खत्म किया, क्लियर। चालीसा खत्म किया इन्होंने। अपने आप को भगवान की छाया, न्याबत खुदाई बोला, जिले इलाही जिसे हम कहते हैं शैडो ऑफ द गॉड, क्लियर। और सिजदा सिस्टम,
यानी कि जब कोई भी आएगा एंटर करेगा दरबार में तो सिजदा करके आएगा, यानी कि सलाम करता आएगा, और पैबो सिस्टम यानी कि आते ही पहले पैरों को चूमेगा, फिर उसकी बात बोली जाएगी। और इन्होंने उलेमास को बोला कि आप धर्म के काम में रहिए, आपको जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। उलेमास वो होते थे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते थे। क्लियर। नवरोज फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट किया था। सो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आंसर नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अंडर राइटिंग रेफर्स टू, अपलेखन जो होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी के मैंने 100 शेयर मार्केट में लेके आने हैं, लेकिन मैं 100 शेयर तब ले पाऊंगा अगर मेरे पास 90 जो है एप्लीकेशंस आएंगी, या फिर 90 शेयर्स मेरे सब्सक्राइब कर लिए जाएंगे। क्लियर। अब जब मैं इशू करने वाला हूं शेयर्स, ये सबको पता होगा कि मैं इशू कर रहा हूं, लेकिन मेरे को ये नहीं पता होगा कि मेरे पास 90 एप्लीकेशन आई हैं या नहीं आई हैं, मेरे को कभी नहीं पता होगा। ठीक है, कि मतलब इस 90 लोग तैयार हैं या नहीं है। अगर 90 लोग तैयार होंगे तभी जाके मेरी जो है मार्केट में शेयर इशू किए जाएंगे। तो इसीलिए अगर मुझे पता नहीं है तो मैं क्या करता हूं, एक ब्रोकर के पास जाता हूं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडर राइटर कहा जाता है। अंडर राइटर का काम क्या होता है कि ये 90 शेयर जो है किसी ना किसी से परचेज करवाना। क्लियर। अंडर राइटर का काम ये होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल 90 शेयर नहीं परचेज किए गए तो जो अंडर राइटर होता है ये खुद इस चीज को परचेज करता है। इसमें अंडरराइटर का फायदा क्या है? अंडरराइटर के पास जब भी मैं जा रहा हूं, अंडरराइटर के पास, ब्रोकर के पास जा रहा हूं, तो वो कहता है कि मैं कुछ परसेंटेज आपका लूंगा, जितने भी आपके शेयर होंगे उसका कुछ परसेंटेज लूंगा। तो मतलब बहुत बड़ा मुनाफा है इसमें। अगर मुनाफा है तो रिस्क भी है कि अगर 90 शेयर्स नहीं परचेज हुए तो 90 के 90 शेयर्स इसको परचेज करने पड़ेंगे। तो दिस इज द अंडरराइटिंग। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड एन एक्ट ऑफ इंश्योरिंग रिस्क, मतलब जोखिम सुनिश्चित करने का एक कार्य है। इंश्योरिंग रिस्क को बचाने के लिए आपका अंडरराइटर का फिनोमिना है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज मेजर्ड यूजिंग, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है, हम कैसे पता कर सकते हैं? तो हम पता कर सकते हैं pH मीटर से। pH मीटर, दिस इज कॉल्ड पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन मीटर। क्लियर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पीएच मीटर से कर सकते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्लियर। आंसर नंबर बी। हाइड्रोमीटर की बात करते हैं तो ये वाटर की डेंसिटी को आपका मापता है। बैरोमीटर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। बैरोमीटर की जो इन्वेंट किया था वो टॉरिसेली ने किया था। और बैरोमीटर की रीडिंग अगर एकदम से नीचे गिर जाए तो तूफान आएगा, स्टॉर्म आ जाएगा। धीरे धीरे नीचे गिर रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो है आपका जो नीचे गिर रही है तो रेन का फिनोमिना बन जाएगा। धीरे धीरे ऊपर उठ रही है तो आपका क्लियर वेदर का फिनोमिना बन जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र है वो बैरोमीटर है, और इसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं बार, क्लियर, पास्कल। तो दीज आर द यूनिट्स, ध्यान रखना। थर्मोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके टेम्परेचर को मापता है, टेम्परेचर को मापने वाला यंत्र है। क्लियर। और टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कि थर्मोमीटर में जो आपका लिक्विड होता है डेट इज कॉल्ड मरकरी, Hg होता है। क्लियर। और मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर अब मैं सपोज करूँ कि -50 मापना हो, -60 मापना हो, तो मैं क्या यूज करूंगा? तो मैं यूज करूंगा एल्कोहल थर्मोमीटर यूज करूंगा, ये याद रखना। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पीएच मीटर इज द राइट वन। अगला पॉइंट देखिए जी क्या कहता है, द प्लांट फ्रॉम विच कोकोआ एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन्ड इज। देखिए जी, कोकोआ और चॉकलेट जो प्राप्त होते हैं ये कौन से प्लांट से देखने को आपको मिलते हैं? सो ये आपके होते हैं, सो दे आर द फ्रॉम द स्मॉल ट्रीज। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। एक छोटे पेड़ से जो है आपके आते हैं, स्मॉल ट्री से आते हैं कोकोआ और चॉकलेट। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और ये जो है आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने को आपको मिलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्मॉल ट्री इज द राइट वन। Which one among the following countries does not have a common boundary with the South Africa? साउथ अफ्रीका के साथ इनमें से कॉमन बाउंड्री जो है किसके साथ नहीं है? तो देखिए जी, साउथ अफ्रीका कहाँ पे है? Here is the साउथ अफ्रीका। यहाँ पे आपकी कैपिटल है केप टाउन। साउथ अफ्रीका जो बाउंड्री जुड़ती है वो नामीबिया के साथ जुड़ती है, बोत्सवाना के साथ जुड़ती है, जिम्बाब्वे के साथ जुड़ती है, और इस्वातिनी और लिसोथो बीच में ही आता है साउथ अफ्रीका के। तो ये चीज़ें जुड़ती हैं यहाँ पे। क्लियर, ये याद रखना है। और ये यहाँ पे मोज़ेम्बिक के साथ भी यहाँ पे जुड़ रही है। क्लियर। सो यहाँ पे जो है किसके साथ नहीं जुड़ती वो देखना है। जाम्बिया के साथ नहीं जुड़ती, जिम्बाब्वे के साथ, नामीबिया के साथ, बोत्सवाना के साथ जुड़ती है। तो जाम्बिया के साथ जो है आपकी साउथ अफ्रीका की बाउंड्री नहीं पड़ती। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। क्लियर, जाम्बिया। अगला क्वेश्चन देखिए जी,
कृष्णदेवराया जो है कंटेम्परेरी हैं किस मुगल एम्परर के कंटेम्परेरी थे? कृष्णदेवराया जो कंटेम्परेरी थे वो थे बाबर के कंटेम्परेरी जो हैं सिखों के पहले सिख गुरु नानक देव जी भी थे, ये याद रखना, गुरु नानक देव जी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। बाबर के कंटेम्परेरी थे ये, और बाबर ने अपनी बायोग्राफी जो है, ऑटोबायोग्राफी जिसे हम कहते हैं बाबरनामा, क्लियर, और तुजु के बाबुरी, उसमें जो है कृष्णदेवराया को बहुत अच्छा जो है पावरफुल किंग के बारे में बताया गया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। कृष्णदेवराया जो है ये आपका जो है कृष्णदेवराया जो है विजयनगर इंपायर के साथ लिंक करते हैं। विजयनगर इंपायर जो है आपका तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे है। और कृष्णदेवराया के बारे में बात करते हो, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मुक्ता माल्यादा, क्लियर। तो दिस इज अ पॉलिटिकल बुक, क्लियर, पॉलिटिकल बुक है, ये कृष्णदेवराया ने खुद लिखी है, क्लियर। बाबर की बात करते हैं, बाबर की जो डेथ हुई थी पहले जो है आपका जो है आगरा में दफनाया गया था, और फिर उसके बाद इसको जो है काबुल में दफनाया गया था, यहाँ पे, क्लियर, आरामबाग में। बाबर की बात करते हैं, बाबर ने जो है पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था 1526 में, जो जीता था बैटल ऑफ पानीपत का, क्लियर। बैटल ऑफ खानवा 1527 में, बैटल ऑफ जो है जो बैटल ऑफ जो है ये आपका जो है दैट इज पानीपत और जो है पानीपत, उसके बाद खानवा, क्लियर। और उसके बाद जो है आपका बैटल ऑफ खानवा, और उसके बाद 1529 में घाघरा की लड़ाई हो गई है, और उसके बाद 1530 में इसकी डेथ हो गई थी, क्लियर, ये याद रखना है। और 1529 में जो है घाघर की लड़ाई हुई थी, और 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी लड़ाई गई थी, ये याद रखना है आपको, क्लियर। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बाबर इज द राइट वन, बाबर, क्लियर। हुमायूं के बारे में बात करते हैं, तो हुमायूं नामा लिखा गया था, गुलबदन बेगम ने इनका लिखा था। और हुमायूं जो है इनका टॉम कहाँ पे है? डेट इज इन द दिल्ली। और इनके टॉम को क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल बोला जाता है, प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल, क्लियर। और जो है इनका जो प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल जो इनका दिल्ली में है, हुमायूं टॉम है, वो किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था, हाजी बेगम ने, इनकी वाइफ ने। जहांगीर के बारे में बात करते हैं, तो जहांगीर जो है अकबर का बेटा है, और 5वें सिख गुरु को इसने मारा था, डेट इज गुरु अर्जन देव जी को मारा था। और जहांगीर के बारे में बात करें, मेहरुनिशा इनकी वाइफ हैं, और मेहरुनिशा को इन्होंने टाइटल दिया था नूरजहां का टाइटल दिया था, नूरजहां ने अपने आप को टाइटल दिया था पाशा बेगम का। और विलियम हॉकिन, कैप्टन विलियम हॉकिन जो है पहला अंग्रेज जो परमिशन लेने के लिए आया था फैक्ट्री लगाने के लिए सूरत में, जहांगीर के दरबार में आया था, विलियम हॉकिन को अपने दरबार में रख लिया और इसको इंग्लिश खान का टाइटल दे दिया था। और उसके बाद थॉमस रॉय को जो है परमिशन मिली थी फैक्ट्री लगाने के लिए, तो जो है आपकी सूरत में। जहांगीर के बारे में बात करते हैं, तो इसका आगरा के किले के बाहर जो है एक चेन लटकी होती थी जिसे हम कहते थे चेन ऑफ जस्टिस, न्याय के जंजीर, और जंजीर आदिल के नाम से उसको कहा जाता था। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। अकबर के बारे में बात करते हैं, इबादत खाना द हॉल ऑफ प्रेयर इन्होंने बनाया था। इन्होंने दीन इलाही सभी धर्मों का अच्छा मिश्रण, जिसको अकबर जो है आर्बिट्रेटर होता था वहाँ पे, और प्लस दीन इलाही के ज्वाइन करने वाला अकेला हिंदू, डेट वॉज बीरबल। तो आंसर इसमें ए इज द करेक्ट आंसर, बाबर इज द राइट वन। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉर्निंग राग इन म्यूजिक? जो म्यूजिक के अंदर पहला मॉर्निंग राग है उसे हम क्या कहते हैं? डेट इज राग भैरवी कहा जाता है। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, राग भैरवी, आंसर नंबर वन इज द राइट वन। तारीखे शेर शाही जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तारीखे शेर शाही पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? सो दिस इज बाय द अब्बास खान सरवानी द्वारा लिखी गई है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अबुल फजल के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने आईने अकबरी के बारे में हमें बताया था, क्लियर। अकबरनामा के बारे में इन्होंने हमें बताया था, याद रखना है। फैजी की बात करते हैं तो लीलावती के बारे में हमें इन्होंने बताया था। फिर दोषी की बात करते हैं तो इन्होंने शाहनामा लिखी थी, क्लियर। और अब्बास खान सरवानी ने तारीखे शेरशाही लिखी है। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक जोन जो है आपका कहाँ पे लिंक करता है? सो दिस इज लिंक बिटवीन द 10 डिग्री नॉर्थ टू द 10 डिग्री साउथ। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। यहाँ पे एक जोन है जहाँ पे आपकी ट्रेड विंड्स जो होती हैं कन्वर्ज कर जाती हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और ये आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में देखने को आपको मिलता है, लो प्रेशर बेल्ट में। और इसको हम और क्या कह देते हैं? डोल्ड्रम्स के नाम से भी जाना जाता है, डोल्ड्रम्स के नाम से। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, क्योंकि
यहाँ पे जो हवा होती है बहुत ज़्यादा काम देखने को मिलती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा काम होती है। एक्सट्रीमली लो प्रेशर, काम कंडीशन, एब्सेंस ऑफ द सरफेस विंड, दिस इज आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। ये है जी आपका 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, दैट इज ये वाला पार्ट जो है आपका इसमें देहराता है। चलिए जी अगला देखिए जी। अगला क्वेश्चन है डेट्रॉइट इन यूएस इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। मतलब डेट्रॉइट इन यूएस के अंदर जो आपका डेट्रॉइट जो है किस उद्योग के लिए फेमस है, याद करना है आपको। दैट इज फॉर द ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। पहली इंडियन विमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को छुआ था वो कौन थी? डेट वाज बचेंद्री पाल। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 884.86 मीटर देखने को मिलती है। तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। क्लियर। अगर मैं बात करता हूं तो बचेंद्री पाल जी ने जो है आपका पहली विमेन 1984 में इन्होंने जो है छुआ था डेट इज माउंट एवरेस्ट को। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो है पहला इंडियन मैन और 16th वर्ल्ड पर्सन, तो वो कौन थे? अवतार। अगर पहला इंडियन मैन पूछा तो वो थे अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा जो हैं ये पहले इंडियन थे, इंडियन मेल, फर्स्ट इंडियन मेल की बात कर रहा हूं, और ओवरऑल 16th पर्सन थे जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जिन्होंने फतेह हासिल करी थी। अगर अदरवाइज मैं बात करता हूं पहले पर्सन की तो एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड से थी, ठीक है। और एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड थे, और प्लस जो है आपका शेरपा माउंटेनियर डेट इज तेंजिंग नॉर्गे। क्लियर। ये पर्सन थे जिन्होंने पहली बार फतेह किया था माउंट एवरेस्ट को। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। रीटा फारिया की बात करते हैं, पहली एशियन मिस वर्ल्ड, फर्स्ट एशियन मिस वर्ल्ड इन्हें हम कहते हैं। लीला सेठ पहली महिला, फर्स्ट फीमेल जो है आपकी किसी भी जो फर्स्ट महिला जो है आपकी फर्स्ट विमेन जज हैं हाई कोर्ट, फर्स्ट विमेन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली विमेन जज कौन थी आपकी? दैट इज आपका जो है लीला सेठ। और ये पहली महिला फर्स्ट विमेन जो है आपकी चीफ जस्टिस बनी थी, चीफ जस्टिस किसी भी स्टेट की। और ये कौन सी स्टेट की बनी थी? दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पहली, अदरवाइज ओवरऑल पहली विमेन चीफ जस्टिस बनी थी लीला सेठ, और कहां की थी? हिमाचल प्रदेश की। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बचेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन देखिए जी, यंग याप पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यंग याप पास जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? सो दिस लोकेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखने को आपको मिलता है। और यंग याप पास, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? दैट इज सी ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ये एक एंट्री है ब्रह्मपुत्रा रिवर से, एंट्री टू द ब्रह्मपुत्रा रिवर यहां से एंटर करती है। ब्रह्मपुत्रा से ये जब ईस्टर्न एंकर नामचा बारवा को क्रॉस करती है आपकी, तो ये जाती कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। तो यंग याप पास से जो है एंट्री ये लेके आगे निकलती है। आंसर नंबर सी। और अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं, मौलिंग नेशनल पार्क और नामडाफ नेशनल पार्क। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। तो यहां से आपका सी इज द करेक्ट आंसर। असम की बात करते हैं तो असम में जो है ओरांग नेशनल पार्क है, नामेरी है, दिब्रू साइकोवा है, क्लियर। और मानस है, काजीरंगा है। काजीरंगा इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सिक्किम हमारे भारत देश की पहली ऑर्गेनिक स्टेट बनी थी, पहली ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट भी ये बनी थी आपकी इंडिया की। त्रिपुरा में क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ये याद रखना, क्लाउडेड लिपर्ड। तो आंसर इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो इसका सिंबल है वो क्या है? सो इसका सिंबल है पांडा। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, पांडा इज द राइट वन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है आपका 1961 में जो है आपका बना था, और जो बना था इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर देखने को हमें मिलते हैं, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पांडा इज द राइट वन, पांडा। ताती पाका ऑयल रिफाइनरी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ताती पाका जो रिफाइनरी है आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। यहाँ पे तमिलनाडु लिखा गया है, तमिलनाडु में जो है आपकी मनाली रिफाइनरी भी देखने को आपको मिलती है यहाँ पे। क्लियर। आंध्र प्रदेश में एक और रिफाइनरी है जिसे हम कहते हैं विशाखापट्टनम रिफाइनरी देखने को मिलती है। क्लियर। तमिलनाडु में मनाली तो है ही है, नागापट्टनम भी है यहाँ पे, नागापट्टनम। क्लियर। और आंध्र प्रदेश में तातीपाका रॉयल रिफाइनरी। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, आंध्र प्रदेश इज द राइट वन।
सो ये आपको देख लीजिए, ये है आपकी तातीपाका यहाँ पे और विशाखापट्टनम यहाँ पे। क्लियर। और यहाँ पे देखिए जी, केरल में है कोची वाली है, नागापट्टनम जो है तमिलनाडु में, मनाली चेन्नई आपकी अगेन तमिलनाडु, बेंगलुरु कर्नाटक में, मुंबई, ये सारी आप जस्ट हैव ए लुक। क्लियर। जस्ट वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना कहीं पे आपने। अगला देखिए जी, लाइट कलर क्लोथ जो होते हैं वो आपके प्रेफर किए जाते हैं समर में। ऐसा क्यों होता है? लाइट कलर क्यों किए जाते हैं प्रेफर? क्योंकि दे आर द जो है ये आपके क्या करते हैं, ये पुअर एब्जॉर्बर होते हैं हीट के और हमें गर्मियों में ठंडा रखते हैं, और इसीलिए हम ब्लैक कपड़े नहीं पहनते, कलरफुल कपड़े पहनते हैं। सो इसका आंसर क्या बनेगा? दैट इज लाइट कलर आर पुअर एब्जॉर्बर ऑफ द हीट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन। हल्के रंग जो होते हैं गर्मी के खराब अवशोषक होते हैं। आंसर नंबर बी इज द राइट वन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज, इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है आपका क्या है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल जो है 324 नंबर आर्टिकल में आता है। अदरवाइज 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 में देखने को मिलता है। एंड दिस इज द इंडिपेंडेंट बॉडी। क्लियर। क्योंकि ये किसी के अधीन नहीं होती, 6 साल इनका कार्यकाल होता है। 65 इज द रिटायरमेंट एज। दोनों में से जो जल्दी हो जाए, प्रेसिडेंट को ही रिजाइन देंगे, प्रेसिडेंट ही इसको अपॉइंट करते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारे भारत देश में। क्लियर। 326 की अगर मैं बात करता हूं तो यह है राइट टू वोट। राइट टू वोट जो है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई भी पर्सन 18 या 18 प्लस है वो वोट कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के नाम से भी जानते हैं। पहले हमारी वोटिंग एज थी 21, अब कितनी है? 18। अब ये अमेंडमेंट हुई थी 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 जो इंप्लीमेंट करी गई थी 1989 में। तो ये याद रखना है, इंडिपेंडेंट बॉडी एक स्वतंत्र निकाय है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेम द कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट प्रोवाइड हाउसिंग लोन फैसिलिटी एट रीजनेबल रेट्स। गृह निर्माण ऋण सुविधा प्रदान करती है उचित दर के ऊपर। कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन सी सहकारी समिति? तो ये देती है कौन? दैट इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी, आवासन सहकारी समिति। आंसर नंबर सी इज द राइट वन। आंसर नंबर सी। मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज एसोसिएटेड विद, ये जो हैं ये एसोसिएट करती हैं कहाँ से? क्रीमियन वॉर से जो है एसोसिएट करती हैं। एक्चुअली क्रीमियन वॉर में जब पहली नर्स जिसने सभी के जो जख्म होते हैं लड़ाई वगैरह में उसको भरने के लिए, जहाँ आप कह सकते हैं कि उनका इलाज किया था इन्होंने। क्लियर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनको हम और क्या बोलते हैं? द लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प इनको बोला जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। क्रीमियन वॉर के टाइम पे देखने को आपको मिली थी और ये नर्स का काम इन्होंने किया था 19th और 20th सेंचुरी में। हेल्थ केयर जो है इनके एफर्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा दिल्ली का सुल्तान है जिसने प्राइस कंट्रोल और जो है प्राइस कंट्रोल के ऊपर और राशन के ऊपर जो है व्यवस्था आरंभ करी थी? ये मैंने आपको आज एक्सप्लेनेशन में बताया था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत डिटेल में आपको पहले लेक्चर में ही समझा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन हम पढ़ चुके हैं। बहलोल लोदी की बात करूंगा, लोदी वंश के संस्थापक हैं। लोदी वंश ऐसा आपका साम्राज्य है जो पहली अफगान डायनेस्टी है इंडिया के अंतर्गत। क्लियर। और अगर मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत में सबसे एज ए किंग बात करूं, एज ए राजा, ठीक है, एज ए किंग सबसे जो जिन्होंने रूल किया है वो है बहलोल लोदी। ये याद रखना, एज ए किंग की बात कर रहा हूं, बहलोल लोदी। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। फर्स्ट ऑल इंडिया पोस्टेज स्टैंप जो है इशू कब करी गई थी? फर्स्ट ऑल इंडिया पोस्टेज स्टैंप जो है डलहौजी के टाइम पे 1854 में लॉन्च करी गई थी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और गाइज ये थे हमारे लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई पेपर है, डाउट्स है, आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।